तो क्या आप भी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 है क्या? आपके भी मन में ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या सारे चेंजेस कर दिए, इसका बेनिफिट क्या होगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को या आपके छोटे भाई बहनों को। और जो सबसे मेजर चेंज है जो हमें सुनने में आ रहा है कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर हो गया है, 10+2 को हमने जो है चेंज कर दिया है। एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं क्या? व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? सो आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज देने वाली हूं हमारे आज के इस सेशन में। सो हियर आई वेलकम यू ऑल योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स एंड दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे सेशन में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 और एनईपी 2023। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस सेशन में हम मेजर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 है क्या, इसमें क्या सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमने 10+2 को चेंज कर दिया है। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 12th क्लास जो है पास कर ली है या जो अभी कॉलेज में आ चुके हैं या कोई टीचर्स हैं यहाँ पर या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं यहाँ पर या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी स्कूल में है, तो उसके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। और आप सब ने स्पेशली जो स्कूल से अभी पास हो चुके हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, आप सभी ने अपनी मार्कशीट पर देखा होगा 10+2 लिखा रहता था। जब आपको आपकी मार्कशीट मिलती थी 12th की तो उसमें 10+2 लिखा रहता था। अब ये 10+2 का स्ट्रक्चर चेंज, नाउ इट इज 5+3+3+4। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी के समय में है ना वो यही है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये स्ट्रक्चर क्या है। अब के जो हमारे बच्चे होंगे उन्हें किस तरह से एग्जाम्स देने हैं, किस तरह की अब जो है एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्यों हमने हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए, क्यों हम ये नए नए चेंजेस लेकर आए। सो सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं आज करने वाली हूँ। आपको इस सेशन के बाद में क्या क्या पता चलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियस है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है ये तो हमें पता चलेगा ही। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा, क्या अब इंडिया का जो यूथ है वो इस पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में कॉम्पीट कर पाएगा, क्या दूसरे स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, हाईटेक एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उनसे compete कर पाएगा? तो आंसर है जी हाँ, बहुत बड़ा हाँ। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्निकली भी अपडेट होने वाला है। अब हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिलेगा और वो पढ़ सकेंगे जो वो पढ़ना चाहते हैं। एक जो स्ट्रिक्ट करिकुलम होता था ना कि आपको इतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपको तभी एग्जाम देना है, इतने में आपको इतने ही मार्क्स लेने हैं, सब चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज। और ये जो सिस्टम है ना ये बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी, हमारी यूथ के लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। सच में बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसमें मेनली गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट ने एक जो है इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम की पिक्चर ही बदल दी। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है वो क्या हुआ है पता है आपको? 34 ईयर्स के बाद में, यानी कि पूरे 34 सालों के बाद में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने, 34 ईयर्स के बाद में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ है। और 34 ईयर्स के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो बनाया गया, जिसे पहले MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था। अब फाइनली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। 34 सालों से हम यही सेम एजुकेशन सिस्टम चला रहे थे जिसको हमने कर दिया चेंज। कब चेंज किया? 29 जुलाई 2020, यानी 29 जुलाई 2020 को अनाउंस हो गया कि अब जो है भैया जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना वो अब नहीं चलेगा। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी यानी 2023 में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी है। ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और कैसे एजुकेशन में चेंजेस आए ये सारा कुछ हम जानेंगे। थोड़ा सा इसका एक ब्रीफिंग देखते हैं। तो पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम पहले क्या बोलते थे? MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये MHRD क्या हो गया? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
मोटो क्या है, क्यों चेंजेस किए? एडुकेट, एनकरेज, एनलाइटन। हमारा जो यूथ है ना, उसको हमको एडुकेट करना है, उसको हमें शिक्षा देनी है, उसको हमें एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि वो आगे बढ़े और वो एनलाइटन हो, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास स्किल्स हो, ना केवल नॉलेज, स्किल्स। आपको पता है अब तक हम जो काम करते थे ना, वो करते थे कि कैसे हमारा जो यूथ है उसके पास में एजुकेशन हो, क्वालिफिकेशन हो, और क्वालिफिकेशन के साथ में वो कहीं पर जो है जॉब वगैरह अप्लाई करे तो पता रहे कि ये जो है यहाँ से पढ़ के आया है या इसने इतनी पढ़ाई करी है। नाउ वी आर वर्किंग अपॉन दी नॉलेज इकोनॉमी। आज हम स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि जिस जॉब में आप हो या जो काम आप कर रहे हो, क्या आपको एक्चुअल में उन चीज़ों का नॉलेज है भी? आपको समझ में आ रहा है कि अब तक आप जो एजुकेशन में पढ़ते थे ना, अब तक जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता था, अब आपको वो ही पढ़ाया जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्लियर? अब अगर आपको फिजिक्स के साथ में साइकोलॉजी पढ़ना है, या अगर आपको बिजनेस और अकाउंट्स के साथ में बायोलॉजी पढ़ना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पढ़ाई करते करते योगा भी सीखना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हर एक चीज पॉसिबल हो चुकी है। कब जो है हमारी पॉलिसी आती है, तो 29 जुलाई 2020 को कितनी बार इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद में एजुकेशन पॉलिसी में एडिशंस किए गए। कितने बार हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया? तो 3 बार। सबसे पहले किया था 1968 में, ठीक है, 1968 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया। फिर 1986 में किया। 1986 से लेके 2020 तक अभी तक वही सिस्टम चल रहा है जिसमें आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, आपके पेरेंट्स भी शायद पढ़े हैं। ओके, 2020 में मेजर रिफॉर्म जिसे हम अब डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम NEP 2023 को भी डिस्कस करेंगे। मेजर अमेंडमेंट क्या किया गया? सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग 10+2 स्ट्रक्चर। और हमारे पिलर्स क्या हैं इस पॉलिसी के? सो दैट इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर एक को एजुकेशन मिले, इक्विटी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक चीज का आपको जो एजुकेशन मिल रही वही हर एक पर्सन को मिले, किसी के साथ में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्वालिटी एजुकेशन देनी है अब हमें सिर्फ हमारे यूथ को एजुकेट नहीं करना है, हमको उसको क्वालिटी भी देना है। और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एम क्या है पॉलिसी का? 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। हम हमारे यूथ को जो है ना वो 100% लिटरेट करना चाहते हैं। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल छोटा छोटा जनरल सा एक इंट्रोडक्शन था। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लेकर आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्यों हमने 1986 के बाद में हमारे स्ट्रक्चर को चेंज करा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको हमारे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा? देखो, गवर्नमेंट ने रिसर्च वगैरह करने स्टार्ट करा कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है किस तरह का है। तो एक चेंज उनको जो नजर आ रहा था वो कुछ ऐसा था कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप, जैसे मैंने कहा कि अगर ये छोटे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं इस लेक्चर को तो ठीक है कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी स्कूल से पास हो चुके हैं या जो अभी 11th-12th में हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं या मेरे जैसे भी जो लोग हैं, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि या तो आप आर्ट्स से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या तो आप PCM पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, PCMB पढ़ रहे हो, या तो फिर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, आपको वो तीनों पढ़ने हैं। हर क्लास के बाद में आप एग्जाम दोगे, नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट होगे, उसके बाद में आप 10th बोर्ड दोगे, 12th बोर्ड दोगे, ऐसे करके आपका पूरा स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चले जाओगे ग्रेजुएशन में, वहां पर एक 3 साल का कोर्स होगा। उस कोर्स में भी आप जो ऑप्ट करते हो, मान लो आपने BCom करा तो आपने अकाउंट्स अगर लिया है तो आपको अकाउंट्स अकेला पढ़ना है, अगर आपने फाइनेंस मैनेजमेंट लिया है तो आपको बस वो पढ़ना है। मतलब एक जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर था ना, अब हम उसको पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसको जो पढ़ना है, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है ना उसे वो पढ़ाओ। हम क्यों हमारे यूथ को एक मशीन की तरह बना दें कि ऐसा ऐसा ही होता है, बस आपको ऐसा ऐसे ही करना है। वी आर वर्किंग अपॉन अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जहां पर अगर एक स्टूडेंट ऐसा चाहता है ना कि उसे साइंस के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना है, या उसे कॉमर्स के साथ में जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट भी पढ़ना है, या उसे ग्रेजुएशन में अकाउंट्स तो पढ़ना ही है लेकिन अकाउंट्स के साथ साथ में उसका बड़ा मन है कि जो है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जाने, तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है।
फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम करो। वो बोलते हैं ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है जब तक आप वो काम नहीं करते तो आपका एक वो जो 100% वाली चीज नहीं आती। मान लो आपको ड्राइंग करना पसंद है और मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप तो मुझे राइटिंग करके बताओ, तो आपका उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ सुनो, राइटिंग मैं बोल रही हूँ वो भी करो, लेकिन साथ साथ में ड्राइंग भी करके बताओ, आप इंटरेस्ट खुशी के साथ में काम करोगे। दैट वी नीड इन आवर यूथ। ओके, हमको मशीन्स नहीं प्रोड्यूस करनी है, हमको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हमको हमारे यूथ को जो है ना स्किल्ड यूथ बनाना है, नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर हमको वर्क करना है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि हमको हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज करना है, हमारी कंट्री में नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स जो है उसको हमको लीडिंग बनाना है। इसे गोल के थ्रू जो है यूनिवर्सलाइजेशन होगा एजुकेशन का। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना वो वर्ल्ड लेवल पर भी जो एजुकेशन सिस्टम पूरा चल रहा है ना उसको compete कर पाएंगे। क्लियर? अब हमारा मेजर स्ट्रक्चर जो कि था 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, इसे हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये चेंज क्या है। मैम स्टार्टिंग से बोल रही है ये मेजर चेंज है, मेजर चेंज है, ये मेजर चेंज है क्या? इसे समझें, 2 मिनट में समझ लेंगे फटाफट से। देखो, द स्ट्रक्चर इज 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। पहले क्या था 10+2। 10+2 में क्या होता था, आप 10th तक पढ़ते थे, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देते थे, फिर आप 11th 12th करते थे, तब बोलते थे कि 10+2 आप हो, दैट मीन्स आप 12th तक पढ़े हुए हो। अब स्ट्रक्चर बोलता है ये नहीं, ये 10+2 नहीं। अच्छा, एक और चीज याद रखोगे, आपको पता है राइट टू एजुकेशन जो है उसमें एज ग्रुप हमने कितना रखा है, 6 to 14। हम बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन में 6 to 14 ईयर्स एज के जितने भी हैं उनके पास राइट टू एजुकेशन है, उनको पढ़ाई लिखाई करनी है। 14 के बाद नहीं करते ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखो क्या मेजर चेंज किया, कैसे हम राइट टू एजुकेशन सबको देंगे, कैसे हम हर एक इंसान को, हर एक यूथ को, हर एक बच्चे को हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन देंगे। देखो कैसे, बोले 5+3+3+4 स्ट्रक्चर कर दो। K-12 से देखना, ये आपका नर्सरी क्लास यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाओगे, 12th क्लास तक जाओगे। ये नर्सरी क्लास स्टार्ट हुआ यहां से और आप जाओगे क्लास 12th तक। नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 5 क्लास हो गई। दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस। मतलब आपका नर्सरी से लेकर सेकेंड क्लास तक एक 5 इयर्स का बैच हमने रखा। ठीक है, समझ में आया? थर्ड, सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकेंड के बाद कौन सी क्लास में जाओगे, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। 3 साल का ये स्ट्रक्चर। तो हमने इसमें बोला थर्ड से लेके फिफ्थ तक का आपका एक 3 साल का ये प्रोग्राम हो गया। फिर बोले 6th, 7th, 8th 3 साल, 6th से लेके 8th तक का हमारा एक ये 3 साल का स्ट्रक्चर हो गया। 4, 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, 9, 10th, 11th, 12th, 9th से लेके आपका पूरा 12th तक एक ये 4 इयर्स का स्ट्रक्चर हो गया। आपको समझ में आया डिवाइड कैसे किया? नर्सरी से सेकंड तक 5 साल, थर्ड से फिफ्थ तक 3 साल, 6th से 8th तक अगेन 3 साल, 9th से लेकर 12th तक 4 साल। इस तरीके से हमने हमारे स्कूलिंग स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया। पर मैम फायदा क्या हुआ? क्या हुआ इससे? ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इतने खुश हो जाओगे ना आप इसको जान के कि खुशी से फूले नहीं समाओगे। गवर्नमेंट ने बोला हर साल एग्जाम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही सुना, हर साल एग्जाम नहीं होगा। तो मैम कब होगा? सेकंड क्लास में एग्जाम होगा। सेकंड क्लास पास करोगे तो थर्ड में जाओगे। ठीक है, थर्ड पढ़ लो, फोर्थ पढ़ लो, फिफ्थ पढ़ लो। एग्जाम कब होगा? फिफ्थ क्लास में। बोले फिफ्थ क्लास में एग्जाम लो। फिफ्थ क्लास में एग्जाम लिया, अब जाएंगे सिक्स्थ में। बोले सिक्स्थ पढ़ लो, सेवंथ पढ़ लो, एट्थ पढ़ लो। एट्थ में आ जाओगे ना तब आपका एग्जाम लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, यकीन नहीं हो रहा ना अपने कानों पे, पर बिल्कुल सही सुन रहे हो। सेकंड के बाद में एग्जाम लो, फिफ्थ के बाद में एग्जाम लो, एट्थ में एग्जाम लो, और फाइनली जो है आपका 10th और 12th में एग्जाम होगा बोर्ड का। इसके अलावा आपको एग्जाम नहीं देने, आपको हर एक क्लास में कोई एग्जामिनेशन नहीं देना। अब कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम अगर हर क्लास में एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ऐसे में तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या उसके अंदर जो हम उसको सिखा रहे हैं वो उसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। छोटे मोटे टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन जो एक वो फुल एग्जामिनेशन होता था ना कि इसके बाद में ही इस क्लास में प्रमोट होगी, ये नहीं होगा। वी आर वर्किंग अपॉन स्किल्स। हम किस पर काम कर रहे हैं?
हम स्किल्स पर काम कर रहे हैं। आपको पता है 6th क्लास से आपको कंप्यूटर एजुकेशन सिखाई जाएगी, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको सिखाई जाएगी, जो आप लोग कभी सुने होंगे C++, जावा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो और नए नए सारी चीजें आ गई, आपको 6th क्लास से सिखाएंगे कंप्यूटर। हाँ बिल्कुल सही, आपको 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट। जो आपको बना, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको वो कराया जाएगा, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको वो कराया जाएगा, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है आपको वो कराया जाएगा, आपको योगा में इंटरेस्ट है आपको योगा कराया जाएगा। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा ना वही आपको पढ़ाया जाएगा। 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करोगे ना, जो सब्जेक्ट चूज करना है करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है और साथ साथ में लग रहा है कि मैडम हमारा तो इंटरेस्ट है कि मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी पढ़ूं, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज के साथ में लग रहा है मैम बिजनेस का भी नॉलेज चाहिए, बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और यही तो बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना खूबसूरती है एनईपी की, कि जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज आपको पढ़ाई जाएगी। दिस इज द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। अब आप मुझे एक बात बताओ, नर्सरी में हम एडमिशन कितने साल का हो जाता है बच्चा जब हम उसका नर्सरी में एडमिशन करवा देते हैं? 4 साल, रेयर केस में 3 साल में आप उसका एडमिशन करवा देते हो। बच्चा जब 3 इयर्स ओल्ड हो जाता है आप उसका एडमिशन करवा देते हो नर्सरी में, 3rd से लेकर 12th तक जाएगा, कितने इयर्स ओल्ड हो जाएगा मैम? 18 इयर्स ओल्ड हो जाएगा, होगा ना? 18 इयर्स ओल्ड हो जाएगा तो मतलब 3 साल से लेकर 18 साल तक पढ़ाई करेगा। जब यहाँ पर 3 इयर्स ओल्ड होगा, नर्सरी में एडमिशन होगा, तो 2nd क्लास में आएगा तो कितने साल का हो जाएगा मैम? 8 साल का हो जाएगा, है ना? 3 इयर्स ओल्ड हुआ तो नर्सरी में एडमिशन लेगा, 2nd क्लास तक आते आते 8 इयर्स ओल्ड हो जाएगा। 6 to 14 का स्ट्रक्चर खत्म। पहले क्या था कि 6 साल का हो गया तब से आप एडमिशन करा दो, यहाँ तो बीच में एडमिशन कहाँ है? बीच में एडमिशन नहीं, शुरू से पढ़ाई। 3 साल का हुआ सीधे स्कूल में डालो आप उसका, 5 साल का उसका ये स्ट्रक्चर चलेगा जब वो 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 तक। ठीक है, यहाँ से आप उसको कंटिन्यू पढ़ाई करोगे। अब आप मुझे बताओ, 3rd क्लास में आया 9 साल का हो गया, ठीक है, 4th में आया 10 साल का हो गया, 5th में आया आपका 11 साल का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 8 to 11 करो इसको स्ट्रक्चर को। 3 से 8 साल यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। 3rd क्लास में आ गया आपका 9 साल का हो गया, फिर 4th में आया 10 साल का, 5th में आ गया 11 साल का, 6th में आया 12 इयर्स ओल्ड हो गया, ठीक है। 12, 13, 14 यहाँ पर, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर। दैट मीन्स कि अब आपको जो राइट टू एजुकेशन है उस एक चीज को हमने और उसके स्कोप को बढ़ा दिया। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वरना पहले ऐसा होता था कि आप जो है 8th क्लास तक ही पढ़े हो, दैट इज इनफ फॉर यू। आप उसके आगे पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, वरना राइट टू एजुकेशन हम आपको 14 ईयर्स तक तो दे रहे हैं। अब बोले पूरा 18 साल तक पढ़ाओ बच्चे को, तब जाके उसकी पूरी स्कूलिंग जो है ना वो कंप्लीट होगी। ये एक बेनिफिट जो है ना वो यहाँ पर यूथ को मिल रहा है, तब जाके आप 100% लिटरेसी एंश्योर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये मेजर स्ट्रक्चर, ये मेजर चेंज हमारे यहाँ पर किया। बोले 10+2 नहीं, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में बच्चे को जो पढ़ना है वो पढ़ाओ, उसका एग्जामिनेशन जो है वो 4 से 5 बार लो ताकि वो पढ़ने पर फोकस करे, स्ट्रेस को भूल जाए। एग्जाम के स्ट्रेस को भूलेगा तब तो अपने स्किल्स के ऊपर फोकस कर पाएगा ना। एक्चुअल में होता ये है कि आपका जो है मई जून जुलाई से आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, थोड़ा दोस्तों के साथ में मिलते हो, पता चला सितंबर जो है मतलब आपका नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया, 3-4 महीने में एग्जाम है, उतने में जितनी पढ़ाई होती है करते हो, स्ट्रेस में जीते रहते हो। अब खत्म, इंटरेस्ट के साथ में काम करो, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे ज्यादा ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा स्ट्रक्चर को ही यहाँ से चेंज कर दिया है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 सेगमेंट्स बना दिए अंडर द न्यू पैडागॉगिकल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर। इसको पैडागॉगिकल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर बोला गया। इस स्ट्रक्चर में सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी एंड फाउंडेशनल 4 सेक्शंस हैं, 4 स्टेजेस हैं जिसमें आपको जो है स्टूडेंट्स का एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा स्कूलिंग के थ्रू। कैसे हैं ये 4 स्ट्रक्चर देखो तो आपका सबसे पहला है फाउंडेशनल स्टेज जो 5 इयर्स का है।
ठीक है। इसमें आपके 5 इयर्स में आंगनवाड़ी में आप पढ़ रहे हो, प्री प्राइमरी में हो, बाल वाटिका में हो, यहाँ से लेके आपका पूरा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड तक का, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक का पूरा आपका 5 इयर्स का एजुकेशन। इसे क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशनल स्टेज। सेकंड है आपका प्रिपेयरिंग स्टेज, ये सेकंड स्टेज होगा, 3 साल का ये होगा, है ना, आपका 3rd से लेके 5th तक। देन 3rd, 4th एंड 5th ग्रेड्स में आपका ये होने वाला है सेकंड स्टेज। 3rd स्टेज है आपका मिडिल स्कूल, 6th, 7th एंड 8th, ठीक है, ये आपका मिडिल स्कूल है। और इसके बाद में जो लास्ट आपका आता है वो आता है आपका फाइनल पार्ट, जिसे सेकेंडरी स्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका ये इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर है आपकी 3rd, 4th एंड 5th में। 3rd स्टेज जो आपकी है वो है आपका कौन सा स्टेज हो गया, ये देखो यहाँ पर दिया है, हाँ, तो फाउंडेशनल हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, मिडिल हो गया और सेकेंडरी हो गया। देखो ये हो गया आपका फाउंडेशनल स्टेज, ये हो गया आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ये हो गया आपका मिडिल स्टेज और ये हो गया आपका सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। समझ में आया आपको? ये सबसे मेजर चेंज है जो आपको एनईपी में जो है सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं इस नए नए एजुकेशन पॉलिसी के, क्यों, किस आधार पर हमने इसको बनाया गया है। तो देखो सबसे पहले हमको हर एक चाइल्ड के पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है, उसको नर्चर करना है, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसकी रीडिंग एंड न्यूमरेसी के नॉलेज को हमको बढ़ाना है, फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमको रखनी है। फ्लेक्सिबल मतलब वो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं, फ्लेक्सिबल रखेंगे, जैसा आपको जो पढ़ना है आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। पब्लिक एजुकेशन पर ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होगा। अभी तक जो जैसे होता था ना 3% एजुकेशन सेस वगैरह लगा करता था, अब नहीं, बोले जीडीपी का 6% के अराउंड निकालो एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया हमने। क्यों? क्योंकि मैं आपको अक्सर, आप लोग मुझसे पढ़ते होंगे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, या नहीं भी पढ़ते तो भी मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप सोसाइटी में देखो ना तो वो एजुकेशन से है। जितना ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट करोगे उतना अच्छे से उनका माइंड वर्क करेगा, उतने अच्छे से वो किसी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमको नॉलेज होता ही नहीं है, हम एजुकेटेड होते ही नहीं है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और उन्हीं की बात हमको सही लगने लग जाती है, बट रियलिटी ना उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। आप कभी किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के बारे में सोचोगे ना तो आपके मन में ये आएगा कि काश ये पर्सन एजुकेटेड होता तो शायद ये मेरी बात को समझ पाता। एजुकेशन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एजुकेशन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपका यूथ अगर एजुकेटेड है ना, आपकी कंट्री अगर एजुकेटेड है तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली में अगर कोई एक पर्सन एजुकेटेड है तो वो फैमिली की पूरी बोलते हैं ना कि तस्वीर ही बदल देता है, पूरी पिक्चर ही चेंज कर देता है। वैसे ही अगर सोचो कि कंट्री में हर एक पर्सन अगर एजुकेटेड हुआ तो वो कंट्री की ही पिक्चर चेंज कर देगा। एंड इंडिया विल लीड टू द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज कंपेयर टू यूएस, चाइना, रशिया एक्सेट्रा। सबकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। इंडिया में उतना पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। ये सब खैर बात की बातें हैं। तो एजुकेशन की क्वालिटी को हमको यहाँ पर इंक्रीज करना है। इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू इंडियन कल्चर। हमको ना हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, उसे इंडियन कल्चर के बारे में बताना है। महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, एपिक्स पढ़ो ना, अलग अलग जानो कि इंडियन कल्चर कैसा था, क्या था इंडिया का पास्ट, क्या थे इंडिया का पूरी एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, सब आपको बताया जाएगा, सब आपको पढ़ाया जाएगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सीलेंट रिसर्च, गुड गवर्नेंस, एम्पावर चिल्ड्रन, ये सारा कुछ हमको करना है। अच्छे से रिसर्च करके अपने बच्चों को एम्पावर करना है। एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी हम रखेंगे, टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ाई होगी अब से, आपकी क्लासेस आपको हाईटेक मिलेंगी बिल्कुल। साथ ही साथ में मैनी लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा। आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको मदर टंग में ही पढ़ना है या जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है आपको उसमें ही पढ़ना है। आपको स्टेट लैंग्वेज पढ़ना है, आप स्टेट लैंग्वेज पढ़ो। आपको अपनी मदर टंग में पढ़ना है, आप अपनी मदर टंग में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है ना, आप उस लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। 5th तक स्पेशली कुछ इस तरीके का प्रोविजन किया गया है, जो 5 इयर्स वाला प्रोग्राम है, कि आप जो है अपने मदर टंग में भी पढ़ सकते हो, एक आध लैंग्वेज को आप और भी चूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा अलग से था, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन है। बाकी आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी को जो है हमको यहाँ पर एनहेंस करना है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो सबसे पहली चीज तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो है हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को रिप्लेस कर दिया है। पहले MHRD हुआ करती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसी के साथ में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाएगी।
थोड़ा सा एक्सेप्शन है मेडिकल और लॉ स्टडीज के साथ में, क्योंकि वहां पर अभी उतने ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के उसमें भी जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो किए जाएंगे। मेजर चेंज 5+3+3 4 का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ में साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम जो हुआ करती थी अब वो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। आपको जिस सब्जेक्ट के साथ में जो भी पढ़ना है आप वो ऑप्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग पढ़नी है फिजिक्स के साथ में पढ़ो, आर्ट्स के साथ में आपको बिजनेस पढ़ना है बिल्कुल पढ़ो। 6th स्टैंडर्ड से कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएंगी। 6th स्टैंडर्ड से जब आप 6th क्लास में आ जाओगे ना आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। इतना ही नहीं, हर एक स्कूल डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में बिल्कुल आउटफिटेड होगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट है ना वो एक नेशनल जो है टेक्निकल एजुकेशन फोरम भी ओपन कर रही है, जिसमें कि वो जो मतलब ये जो फोरम होगा या ये जो डिपार्टमेंट होगा ये स्कूल्स को हाईटेक बनाएगा। वहां पर जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्या करना है, सारी चीजें इंश्योर करेगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो अब एजुकेशन में स्टार्ट हो गया है। सभी तरह के कंटेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस में, वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे। 6% जीडीपी का जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी होती है कंट्री की, उसका 6% हम एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे समझ लो कि गवर्नमेंट के पास में जितना भी पैसा आता है ना उसका 6% वो इन्वेस्ट करेगी। जिसे जीडीपी वगैरह समझ में नहीं आता मत समझो, लेकिन गवर्नमेंट अपने पास से 6% जो भी होगा ना वो इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब तो जाके हमको रिटर्न्स मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर लर्नर को अगर वो चाहता है तो संस्कृत लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा, कोई दूसरी एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज वो पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ाई जाएगी। बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होंगे टू रिलीव स्टूडेंट ऑफ द स्ट्रेस। 2 बार जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे ताकि स्ट्रेस वगैरह आपको ना रहे। AI सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा आपको पढ़ाने के लिए, रोबोटिक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि आपको पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी आपकी हो सके। ठीक है, AI टेक्नोलॉजी को यूज यहाँ पर किया जा रहा है। पहले एमफिल डिग्री हुआ करती थी, मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी, उसको हटा दिया गया है। एमफिल डिग्री आपको नहीं करनी है। अगर कोई ऐसे हैं जो एमफिल वगैरह करने का आगे सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमफिल डिग्री को जो है हटा दिया गया है। अब से आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है। जो 3 लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जा सकती हैं, उसमें आपकी स्टेट लैंग्वेज भी आ जाएगी, मदर लैंग्वेज भी आ जाएगी, कोई एक आध लैंग्वेज आपको और पढ़नी है तो वो भी आ जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपको मराठी में पढ़ना है आप पढ़ो, आपको हिंदी भी पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, आपको लगता है आपको मराठी पंजाबी और हिंदी पढ़नी है आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से पूरा मतलब फैसिलिटी इसकी दी जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विल डेवलप द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग। जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च है NCERT जो है आपकी, वो आपके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF को प्रपोज किया करेगी स्कूलिंग के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। 2005 से NCF अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है। अब हम जो है NCF को 2023 में थोड़ा सा रिवाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई प्रोविजंस उसके अंदर लाने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, कैसा आपका जो है सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी प्रपोजल चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन प्रपोजल उसका किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी उसमें भी चेंजेस आएंगे। साथ ही साथ में सेवरल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैरी आउट करेंगे। अलग अलग स्कूल एजुकेशन और सारी चीज़ें ओपन की जाएंगी जो टेक्नोलॉजिकली हाईटेक भी होंगे, और साथ ही साथ में वहाँ पर ये सारे प्रोविजन NEP के अवेलेबल होंगे। पर्टिकुलर एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड टैलेंट। ज़्यादा फोकस हम स्किल्स, टैलेंट्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, मेजर रिफॉर्म्स में कोई डिसर्नेबल डिवाइड नहीं है कि आर्ट साइंस यही आपको पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। आर्ट, साइंस, एकेडमिक, वोकेशनल करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम यानी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। फाउंडेशनल रीडिंग एंड न्यूमरेसी, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। 10+2 स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई कर दिया है। कोई स्टेट लैंग्वेज आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जा रही है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो 2 ही बार आपको देने हैं। इसी के साथ में 1.7% पहले हुआ करता था एजुकेशन पर GDP का, अब 6% हो गया है। जेंडर इंक्लूजन के लिए भी फंड बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स ही पढ़ रहे हैं, फीमेल्स पीछे रह जा रही हैं। जेंडर इंक्लूजन, हर एक जेंडर जो है यहाँ पर पढ़ाई करे उसके लिए भी फंड यहाँ पर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जो है
मतलब और ज्यादा करना चाहिए जो गिफ्टेड यंगस्टर्स हैं, ताकि उन्हें सूटेबल एजुकेशन मिले। कुछ लोग होते हैं ना बड़े क्रिएटिव से होते हैं, उनके अंदर IQ लेवल बहुत हाई होता है, तो ऐसे लोगों को और ज्यादा कि लो भाई तुम तो और ज्यादा अच्छा करो अपनी अपनी फील्ड्स में, ठीक है। इसी के साथ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अब 4 साल के रहा करेंगे। देखो अंडर ग्रेजुएट में मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अभी स्कूल में हैं और फिर आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब 4 साल का कर दिया है। इस 4 साल में क्या होगा थोड़ा सा एक बार समझ लो। 4 इयर्स का एजुकेशन, आप किसी भी कोर्स में जब एंटर होते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप BA कर रहे हो, ठीक है, BA 3 साल का होता था, अब 4 साल का कर दिया। ऐसा होता था कि हर सेमेस्टर में या हर एक साल के बाद में एग्जाम हुआ करता था, अब ये सब कुछ खत्म। बोले सुनो तुम BA में एडमिशन ले लो, ठीक है, तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो। पहली बात तो मतलब हिस्ट्री के साथ में तुमको फैशन डिजाइनिंग पढ़ना है, हिस्ट्री के साथ में अकाउंट्स पढ़ना है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करी, 1 साल कंप्लीट होगा ना तो एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, ठीक है, कि आपका 1 साल जो है वो ग्रेजुएशन का आपने कंप्लीट कर लिया है। 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक और सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 3 साल जब आपकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। 1 साल जो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो वोकेशनल ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जोड़ा गया है कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखना चाहते हो, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हो, आपको ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है, तो वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस 1 साल के अंदर। और 4 इयर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। मतलब बैचलर की जो डिग्री है वो तो 3 साल में ही मिल जाएगी जैसे पहले मिलती थी, लेकिन आपके ऊपर 1 साल और आपको दे रहे हैं कि आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो सीख लो। अब पहले ऐसा होता था कि बैचलर में अगर आपने 3 साल पूरे करे तभी आपको डिग्री मिलेगी और तभी आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। अब बोल रहे 1 साल करके छोड़ने का मन है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल पढ़ो, हम सर्टिफिकेट दे देंगे, बीच में अपना कोई काम वगैरह करना है तो कर लो, दूसरे साल कभी आके फिर से एडमिशन मतलब करा लेना, तो वो आपका जो दूसरे साल का कोर्स था ना वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मान लो आपने 2023 में कॉलेज में एडमिशन लिया, 2024 तक आपने पढ़ाई करी, आपको उन्होंने 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया कि आपने 1 साल हमारे यहाँ इस कोर्स के अंदर पढ़ाई करी है। आपको मान लो जॉब मिल गई, आपने कहा कि मैं 2026 तक जॉब करूंगा, उसके बाद में अपनी डिग्री को वापस से कंप्लीट करूंगा, आपने फिर से अप्लाई कर दिया, तो जो आपका 2nd ईयर का कोर्स बचा था ना वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक मतलब 2nd ईयर वाला जो कंप्लीशन का 1 साल के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर दिया है कि ये नहीं कि 3 साल पढ़ोगे तभी जाके तुमको ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बोले पढ़ो आराम से, जैसे पढ़ना है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अपने ऊपर वर्क करो, अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो, क्योंकि ऐसा ही यूथ हमें चाहिए है, ठीक है, ऐसा ही यूथ हमें चाहिए। हमें ऐसा यूथ नहीं चाहिए जो मशीन की तरह हो, ठीक है। तो ये कोर्स इसमें चेंज हुआ है। पहले ऐसा होता था टीचिंग के लिए बीएड जो है वो रिक्वायर्ड होता था, कभी कभी बिना बीएड के भी ले लेते थे। अब बीएड को कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो बीएड कोर्स आपके पास में होना चाहिए। एक कॉमन एडमिशन एग्जामिनेशन जो है वो हुआ करेगा HEIS के लिए, ठीक है, ये इतना आपके लिए उतना ज़्यादा नहीं है। मास्टर ऑफ फिलोसफी को हटा दिया गया है। वोकेशनल कोर्सेज, फिजिकल एजुकेशन, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंडरी स्कूल में। सेकेंडरी स्कूल क्या है आपका 4 वाला स्ट्रक्चर, यानी 9 से लेकर 12th तक का ये होगा। अब देखो एक परख करके जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम वगैरह में आ जाता है कॉम्पिटिटिव में। एक परख, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा। मतलब जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, कि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए, आराम से वो एग्जामिनेशन को दे दें, कैसे उनको कितना पढ़ना है, क्या होना है। बोर्ड एग्जामिनेशन का भी स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया गया है कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा 10th पढ़ा उसके बाद में आपको एक बार एग्जाम देने जाना, नहीं, बोले 2 बार एग्जाम लो। कैसे 2 बार लो? ट्वाइस अ ईयर। कैसे? बोले एक एग्जाम लो बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वाला और दूसरा एग्जामिनेशन लो सब्जेक्टिव वाला। मतलब एक ही साल में 2 एग्जामिनेशन लो बोर्ड के। जैसे आप 10th क्लास में हो तो आपका एक एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव, एक बोर्ड एग्जामिनेशन होगा सब्जेक्टिव, और फिर इसके बेसिस पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन सेट कर रहा है? परख। अब वो बोर्ड का स्ट्रेस आपके ऊपर से हटाया जा रहा है, आपको बोल रहे सुनो टेंशन मत लो, आराम से जो है क्या एक चीज करो, बोर्ड एग्जामिनेशन दो, स्ट्रेस लेके काम मत करो। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर साइकोलॉजिकली भी मैं अगर आपको ये चीज बताऊं कि अगर हम हमारे यूथ को, हमारे चिल्ड्रंस को, हमारे स्टूडेंट को बचपन से ही ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको स्ट्रेस लेके नहीं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी।
फिर जब वो जॉब वगैरह में जाएंगे ना, तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि यार जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। आप ऑलरेडी अपने स्कूलिंग से ही वो चीजें करते हुए आ रहे हो, आपने अपने ग्रेजुएशन में भी वो चीजें करी हैं। तो जब आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे या आप कोई बिजनेस वगैरह करोगे तो आपको किसी तरीके की घबराहट नहीं होगी। आपको एक एक्सपोजर जो है ना वो बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमारा सिस्टम कैसा था कि बच्चे स्कूल गए, घर आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वापस स्कूल जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करें, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, क्रिएटिव बनेंगे हमारे यूथ। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस वगैरह जो है इन सब में भी आपको पढ़ाया जाएगा। हर एकेडमिक ईयर में जो एग्जामिनेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2nd, 5th और 8th क्लास में होंगे। बाकी आपके 9th, 10th, 11th, 12th के होंगे, लेकिन 2nd, 5th और 8th क्लास के एग्जामिनेशन आपके होंगे। आपको 1st का एग्जामिनेशन, 3rd, 4th, 6th, 7th ये एग्जामिनेशन नहीं देने हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ये सिर्फ एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देने वाले हो। 8th में आप दोगे, 2nd में आप दोगे, 5th में आप दोगे, 8th में आप दोगे। यहाँ पर फिर आपको 9, 10, 11, 12 देना है। 10th और 12th उसमें से आपका बोर्ड है। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है और इस एक चीज को हमारे यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें कि स्टेट वाइज किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है, तो देखो 2021 में कर्नाटका फर्स्ट स्टेट था जिसने एनईपी को इम्प्लीमेंट किया था। याद रखना ये चीज, कर्नाटक फर्स्ट स्टेट था। मध्य प्रदेश ने भी बाद में एग्री किया और उन्होंने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगस्त 26, 2021 से जो है इंप्लीमेंट करना या एस्टैब्लिश करने के बारे में बोल दिया है कि हम जो है एस्टैब्लिश इसको कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने भी कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे स्टेजेस में, एक एक स्टेज में करेंगे, एकदम से नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे स्टेजेस में उसको कर देंगे। गोवा ने भी एनईपी 2023 को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बता दिया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम ये भी न्यू एनईपी यानी 2023 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जल्द ही हम एनईपी को अपने पूरे स्टेट में फुल्ली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस तरह से जल्द ही हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। और आई होप सो कि अब आप इस ब्यूटीफुल पॉलिसी को जो है समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। दैट मीन्स अगर बिल्कुल समअप कर दिया जाए ना इस पॉलिसी को, इट इज लाइक कि आप नर्सरी में एडमिशन लो, 2nd क्लास तक बढ़िया मजे में पढ़ाई करो, 2nd क्लास में एग्जाम दो, 3rd में जाओ, 4th में जाओ, 5th में जाओ, आराम से जो है अपने बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करो, 5th क्लास में एग्जाम दो। 6th क्लास से आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आपको 8th में एग्जामिनेशन देना है। 9th में आ जाओ, 10th में 2 बार बोर्ड दे दो, एक ऑब्जेक्टिव दे दो, एक सब्जेक्टिव दे दो ताकि प्रेशर ना रहे। 11th में आ जाओ, जो सब्जेक्ट लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से वो पढ़ाई करो। 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन दो, अगेन 2 फेजेस में। 12th हो गया, कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में जाके 1 साल अभी पढ़ लिए हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कंप्लीट कर लिए हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कंप्लीट कर लिए हो तो बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, और 4th आपके पास में 4th ईयर का ऑप्शन है। अगर आपको करना है तो आप वो भी कर लो, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी जो है बैचलर की डिग्री मिलेगी जिसमें आप वोकेशनल वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको बैचलर डिग्री बीच में छोड़ना है, आगे चल के बाद में कंटिन्यू करना है, वो भी ऑप्शन आपके पास में है। राइट टू एजुकेशन का एक्सेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाएगा। इस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को इंडिया में जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आप देखिएगा कि इंडिया का यूथ कितना ज्यादा क्रिएटिव, स्किल्ड होगा और इंडिया एक लार्जेस्ट नॉलेज इकोनॉमी होगी। सो इसी के साथ में आई होप सो कि आपको हमारा आज का ये सेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, या जो भी आपके डाउट्स होंगे एनईपी के रिगार्डिंग वो आपके क्लियर होंगे। तो अब बढ़िया से अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि इंडिया में आई पर्सनली बिलीव कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी धूम मचा देगी और ये सच में रिक्वायर्ड स्टेप थी, जहां पर हम जो है ना अपने यूथ को स्किल्ड बनाएं, उसे वो पढ़ाएं जो वो चाहता है, और ताकि उसके अंदर उसकी मतलब ऐसे बोले स्ट्रेस ना हो, मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ये जो नई मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये जो एक न्यू पिक्चर होगी ना इंडिया की, दिस विल बी रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई होप सो कि आपको ये सेशन में मजा आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, अपना ध्यान दीजिए। किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सभी क्लासेस कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड बेस्ट टीचर्स। तो आप इसे यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारी वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप हमें
इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में जो एनईपी के बारे में जानना चाहते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड अ गुड डे।